आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने नई कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरुआत की है। कमीशन ने कहा है कि उसने यूसीसी की जरूरत पर नए सिरे से गौर करने का फैसला किया है। इसके तहत लोगों और मजहबी तंजीमों के मेंबरान समेत मुख्तलिफ फरीकों से गौर जाने जाएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबके लिए एक जैसा कानून, चाहे शादी या तलाक को लेकर हो या फिर बच्चे गोद लेने और वारिस तय करने को लेकर हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तब्दीली मजहब कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल कानून बनाने जैसे हसास मुद्दों पर मरकजी हुकूमत हड़बड़ी में नहीं है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी का अगला हदफ यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। बीजेपी जनसंघ के जमाने से ही मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती आ रही है। पार्टी ने 2014 और 2019 लोकसभा इलेक्शन के संकल्प पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी, ये तीनों बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से रहे हैं। आज का मुद्दा में बात इसी पर करेंगे कि यूसीसी पर बहस 24 तक जाएगी। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान और हम सब एक समान हैं। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे। दूसरे धर्मों में दूसरा तरीका है, तो इसको आप क्यों मिलाना चाहते हैं? इससे मतलब ये कि दिल नहीं बदलेंगे। पूरी दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश को देखिए, सभी देशों में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही संविधान होता है। तो पूरे देश के लोगों के लिए कानून एक ही होना चाहिए। हर सुधार पर कम्युनल वार करने की कुछ लोगों की आदत बनी हुई है, और इस आदत का नतीजा है कि आज जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया जा पाया। ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जो एक अनफिटर्ड फंडामेंटल राइट है, और हम किसी भी हाल में इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। लॉ कमीशन का काम है, उन्होंने मांगा है, स्वागत योग्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क का मसला नहीं है और ना मुल्क की ज़रूरत है। हमारे मुल्क की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सरकारों को उन तमाम ज़रूरियात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, और आम मुसलमान ये जान चुका है कि वो चुनिंदा लोगों का एजेंडा केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है। एक और जब भारतीय जनता पार्टी सभी को समानता के लिए नागरिक संहिता लागू कर रही है, तो उसमें फिर काहे की आपत्ति है? विपक्ष विरोध करते करते इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा, और कमल का फूल, ये पूरी जो आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 2047 तक हिंदुस्तान में कमल ही कमल खिला रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन एक्शन में नजर आ रहा है। कमीशन ने लोगों से और मजहबी तंजीमों से सुझाव मांगे हैं। 1 महीने के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है 2016 में, और तब लॉ कमीशन के जरिए कहा गया था कि फिलहाल मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और अब एक बार फिर से कसरत शुरू होती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन जमातों के इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इसी पर हम बहस का आगाज कर रहे हैं, और इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, कांग्रेस स्पोक पर्सन। इसके साथ ही महेश वर्मा साहब, सीनियर बीजेपी लीडर, भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा में। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि संजय के चड्ढा साहब हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने ये एक पहल की है। 1 महीने के अंदर आम लोगों से और मजहबी तंजीमों से जो लोग जुड़े हुए हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनसे सुझाव मांगे गए हैं 1 महीने के अंदर। इसे आप कैसे देख रही हैं? यकसा सिविल कोड के ताल्लुक से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो राय मांगी है,
30 दिन का टाइम दिया है, ये 30 दिन का टाइम नाकाफी है। ये बहुत हसास मामला है और इस हसास मामले के लिए 1 महीने का वक्फा ये बहुत मामूली वक्फा है। कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि लोग जो है गौर व फिक्र करके जवाब दें। और ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये पहला सर्कुलर नहीं है जो उन्होंने जारी किया हो। इससे पीछे 5 साल पहले भी उन्होंने एक आदेश इसी तरीके से जारी किया था, रायशुमारी की थी, सबसे राय मांगी थी। फिर उसके बाद में उसका विरोध हुआ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बैकफुट पे गया और बैकफुट पे जाने के बाद में उन्होंने अपना फैसला फिर वापस लिया और 6 साल का अरसा गुजरने के बाद अब फिर उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है कि और राय मांगी है। तो अब देखिए आगे आगे होता क्या। अब मगर यह है कि सामान्य नागरिक संहिता जिसको उर्दू में यकसा सिविल कोड कहते हैं, तो इसके ताल्लुक से बड़ी गलतफहमियां हैं लोगों के ताल्लुक से, और वो गलतफहमियां वाजिब भी हैं। उसकी वजह यह है कि इसका बारे में अभी लॉ कमीशन ने कोई वाज़ेह खाका पेश नहीं किया है। तो सबसे पहली बात यह है, चेयरमैन साहब, लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब सबसे पहले यकसा सिविल कोड का खाका पेश करें, उसके शराइत और ज़वाबित क्या होंगे, उसके उसूल क्या होंगे, और उसमें जितने भी मज़ाहिब हैं हर मज़हब का क्या क्या ख्याल रखा गया है या नहीं रखा गया है, या किस तरीके से कानून बनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे, वाजे नहीं करेंगे, उस वक्त तक लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये लीगल एस्पेक्ट क्या है इस पर। ये संजय के चड्ढा साहब से मैं समझना चाहूंगी। संजय के चड्ढा साहब, आपसे समझना चाहूंगी, जो बात यहाँ पर मौलाना साहब कह रहे हैं, इसकी कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है, और क्या लॉ कमीशन को वाकई में एक ऐसा खाका तैयार करना चाहिए जिस पर लोगों की जो गलतफहमी है या ये कहे जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जब अपने वो सुझाव दे लॉ कमीशन को। देखिए, मौलाना साहब की बात मेरे ख्याल से काफी एक वाजिब बात है। क्यों वाजिब बात है? क्योंकि ये कोई इतना आसान कोई नहीं है कि आप आज बैठ जाइए और कल बन जाएगा। देखिए, हमारा मुल्क जो है वो जाना जाता है तमाम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इसी तरीके से दोनों नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में भी हम सेवन सिस्टर स्टेट से लेके द्वारका तक बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव लैंड मास है। हमारा मुल्क को छोटी मोटी मुल्क नहीं है, विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस मुल्क में रहती है, तो डाइवर्सिटी बहुत है हमारे यहाँ पे। आप हर थोड़ी देर के बाद जो है लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रिलीजन इतने सारे हैं, कई लोगों के, अगर आप हिंदूज में ही जाएं तो हिंदूज में भी तरह तरह की प्रथाएं हैं। तो ये बात जो मौलाना साहब ने कही बहुत जायज है। अब मैं लेकिन कानूनी बात आपसे करना चाहूंगा। मैं कानूनी बात है आर्टिकल 44 से शुरू करूंगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उन्होंने आने वाली गवर्नमेंट्स को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि यूसीसी अर्थात कॉमन सिविल कोड जो है, कॉमन सिविल कोड, वो लागू हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है एक। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 37 जो ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप ये नहीं जा सकते कोर्ट में प्रेस करके कि इसको इंपोज कराइए, इसको स्ट्रिक्टली लागू कराइए, ये भी एक प्रोविजन है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है वो है आर्टिकल 25 से 28-29 तक, जहां पे रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है माइनॉरिटीज और तमाम लोगों को, और ओवरऑल आर्टिकल 21 और तमाम आर्टिकल्स में हर आदमी को अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करने का पूरा, जिस तरीके से एडवोकेट साहब ने, संजय चड्ढा साहब ने बताया कि कानूनी दाव पेच। ठीक है, कंप्लीट कीजिए सर। एक मिनट और दीजिए, क्योंकि अब खास ये तो मैंने प्रोविजन बताया। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तमाम नजीरों में ये बार बार एम्फेसिस दिया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अब मैं अपना बताता हूं, मेरे हिसाब से भी कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन देखिए कॉमन सिविल कोड आने से सिर्फ 3 चीजों में तरमीन आने वाली है, जैसा आपने भी फरमाया, जो मैरिज, डाइवोर्स और पर्सनल इश्यूज हैं, एक इनहेरिटेंस का इशू, अडॉप्शन और मेंटेनेंस का इशू। सिर्फ ये 3 चीजें हर एक के लिए कॉमन होने की बात हो रही है। और
अभी तक क्या होता है कि पर्सनल लॉज जो है वो फॉलो होते हैं, बाकी सिविल लॉ सारों के लिए एक है। अगर एक मुस्लिम को या हिंदू को पैसे किसी से रिकवर होने हैं तो सिविल सूट फॉर रिकवरी सेम प्रोविजन है सबके लिए, क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है। तो ये सिर्फ 3 चीजें हैं जिनमें ये कॉमन सिविल कोड है। आधा मिनट और लूंगा, खुलासे से आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए ले रहा हूं। लेकिन देखिए क्या है, किसी भी तौर पे हम किसी के रिलीजियस राइट्स को दखलंदाजी नहीं होने होगी नहीं, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नजीर में कहा है। इसलिए आपको एक मिडवे बनाना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे कि अगर यूसीसी आ रहा है तो इसकी ये एक्सेप्शन है, इसकी ये एक्सेप्शन है। इसलिए मौलाना साहब की जो बात शुरुआत में कही थी कि इसमें बैठ के बात करना बहुत, जिस मिडवे की बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवोकेट साहब, संजय के चड्ढा साहब, वो मिडवे कौन बनाएगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? निकुल के पटेल साहब, कांग्रेस का कहना है कि पोलराइजेशन का एजेंडा आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार। लॉ कमीशन ने ये सुझाव मांगे हैं और पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। 2016 में भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है और लॉ कमीशन ने खुद एक्सेप्ट किया था कि भैया फिलहाल जो है देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, फिर आप इसे सियासी मुद्दा क्यों बना रही हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा लेके चल रही है और अभी हम सोच रहे हैं कि जिस तरह देश के अंदर माहौल खड़ा हुआ है, उनको लग रहा है कि ये जो मुसद्दा है लाने से एक जो मेजर वोट बैंक है उनके तरफ बढ़ेगा और उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अगर उनको सही में इम्प्लीमेंट करना है तो वो हिमाचल प्रदेश में या वहाँ पे भी वो बोलते हैं स्टेट्स में कई जगह पे हम लाएंगे, पर आज दिन तक कहीं पे भी उन्होंने मुसद्दा तैयार नहीं किया है। अभी जिस तरह हम पूरा ये एक जो डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारा पूरा, हम 10 गांव छोड़ते हैं तो रिलीजन उनका जो रहनी करनी है वो बदल जाता है, उनका बोली बदल जाता है। तो सरकार को कौन से लॉज जो है आज प्रेजेंट गवर्नमेंट में, वो उनको सबको ये एक अम्ब्रेला में लाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जहां तक अभ्यास किया है, अगर हम नॉर्थ से चालू करेंगे तो सिख लोगों का एक लॉ चल रहा है, उसमें शादी एक्ट होता है, फिर हिंदू का एक एक्ट होता है, मुस्लिम लोगों का अलग होता है, आदिवासियों का अलग होता है। अगर हम साउथ में जाएंगे तो वहां पे एक अलग होता है। तो सरकार को सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो सब एक अम्ब्रेला में लाने के लिए वो बोल रहे हैं, तो उनको एक लाना चाहिए। परंतु ये सब न करते हुए सिर्फ बोल देना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, अभी अभिप्राय मंगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने किया था, किसी का अभिप्राय नहीं लिया है और बस इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 60 पेजेस डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन द कंट्री। तो ये ऐसा वन वे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा लोगों के हित में सोचती है, इसीलिए डिस्कशन का फोरम, इसलिए लॉ कमीशन ने जो है वन वे नहीं होना चाहिए इसलिए सुझाव मांगे हैं। हालांकि 1 महीने का जो वक्त दिया गया है मौलाना साहब की तरफ से, ये जरूर कहा गया कि ये वक्त बहुत कम है और एक कोई जो है खाका तैयार होना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो जब अपने सुझाव दिए जाए। इस पर बात हो सकती है क्या आगे? महेश वर्मा जी बीजेपी से सीनियर लीडर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। महेश जी, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी जो 3 इशू के साथ, 3 मुद्दों के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 की बात हो, ये दोनों मसले सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रखा जाता है, 2024 की सियासी पिच बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खेलती हुई नजर आएगी और इस मुद्दे की शुरुआत हो चुकी है क्या? नहीं शबनम जी, भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुद्दे जो थे वो किसी प्रकार से जो है किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नहीं है जो 2017 में जब शायरा बानो के जब 3 तलाक के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें बड़ी स्पष्टता के साथ बात ये कही गई कि किसी भी तरह का शरीयत का जो है फॉर्मूला जो है वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है उसमें किसी भी तरह से, या वो सिविल का भी मामला हो या क्रिमिनलिटी का मामला हो, देश में एक समान कानून का जो है प्रावधान ये सरकार को सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। और इसका जो है संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है। आर्टिकल 44 का जो पार्ट 4 जो है
उसका नैरेटिव यही है, उसका मूल सिद्धांत यही है कि जब देश एक है, हम सब एक हैं, तो हमारे देश का कानून भी एक होना चाहिए। और वर्ल्ड के जितने टॉप पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी यूसीसी है। तो सवाल यह है कि इस देश में अगर यूसीसी के ऊपर अगर हम जो देश हित में है, आज मुझे ये बता दीजिए कि 50 साल तक साहबानों को लेकर गलत ठहराया गया या नहीं, लेकिन आज जब कानून मोदी सरकार ने बनाया तो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का उसको फायदा मिल रहा है या नहीं, उनके घर उजड़ने से बच रहे हैं या नहीं, कौन सा उस कानून को लागू करने से क्या ऐसा घटना घटी है जो कि सामने रख के हम बात करें कि हमने जो फैसला लिया वो गलत था। आज फिर से हमें एक बार जो है कटघरे में इसके वजह से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हमें फिर से एक मुसलमानों के नजर में विलेन बनाने की कोशिश की जाएगी। अरे साहब, आप इस देश में कब तक हमें आप विलेन के रूप में, उनके सामने खलनायक के रूप में आप प्रस्तुत करेंगे? आप आज देखिए कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। मैं अभी पढ़ रहा था 2 दिन पहले, मैं आपके डिबेट में था और मैंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कही थी। कांग्रेस ने जब मुस्लिम रिजर्वेशन का प्रोविजन किया, उसके ऊपर स्टे हुआ, स्टे होने के बाद किसी भी एक भी मुस्लिम का उस मुस्लिम रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ। और 5 स्टेट जहां लागू है, सबनम जी, वहां भी हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ है और इन लोगों ने फिर सगुफा छोड़ा कर्नाटक में कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे। आज ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं मुस्लिम रिजर्वेशन की अब बात नहीं कर रहे हैं ये देश में, सिर्फ कर्नाटक तक सीमित रह गए। तो ये सेलेक्टिव और ये पॉलिटिकल कारणों से अगर इसको कहीं उछाला जा रहा है, ये देश हित में नहीं है। और कोई भी देशवासी जो है अपने देश में एक समान कानून की जो सेलेक्टिव अप्रोच की बात करेगा। जो आप कर रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के मफाद में है? मौलाना साहब, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत आसान नहीं है और यही वजह है कि अब तक सरकारें इसे लागू नहीं करा पाई है। 9 सालों से सेंटर के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन रियासतों में भी इसे नाफिज नहीं कराया जा सका है। खासकर गुजरात का मैं एग्जाम्पल बार बार देती हूँ, बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है और अभी भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है कि इसे इंप्लीमेंट कराना बहुत टेढ़ी खीर नजर आता है। जिस तरह से आर्टिकल 44 में इस बात का प्रावधान है कि भाई आप जो रियासत में यूसीसी नाफिज करें, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 25 में आके जैसे कि एडवोकेट साहब ने भी समझाया कि मर्जी से मजहब मानने का हक है और उनके हुकूक भी दिए गए हैं। तो ये कानूनी दाव पेच हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी का शगुफा है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लंबे अरसे से मांग जो चली आ रही है, लेकिन जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से इसे आज तक इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है? सिर्फ एक गोवा का एग्जाम्पल छोड़ दे तो ये बीजेपी का शगुफा नहीं है, इसको बीजेपी के सर मरना ज्यादती होगी। ये दरअसल ये जो गुंजाइश पैदा की है वो संविधान ने पैदा की है। संविधान की गुंजाइश की वजह से ये तमाम चीजें जो निकल के आती हैं, बार बार आती हैं। गोवा में हुआ, खुद हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में लागू नहीं किया, कई बार वहां पे वजीर आला रहे। और अभी जो शुरू हुआ है ये दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कोशिशों से ये शुरू हुआ है और वो चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का लीडर बनना और वो इस मामले में सबसे आगे निकले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी वो आगे निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व का वाहिद लीडर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाऊं। आसाम के मुख्यमंत्री से भी आगे निकलना चाहते हैं, वो मदरसों को तोड़वाया ताकि मैं हिंदुत्व का बड़ा लीडर बन जाऊं। और पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि मैं बड़ा लीडर बन जाऊं। इसी वजह से उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में एक ये शोशा छोड़ दिया और बहस का एक मुद्दा छोड़ दिया कि लोग जो है बहस करें, ये करें। और चूंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी सर्कुलर जारी कर चुका है और आज फिर उसने जारी किया, लोगों से राय मांगी है। तो ये दरअसल गुंजाइश जो पैदा की है वो संविधान ने पैदा की है। वो संविधान की गुंजाइश पैदा की हुई को लोग फायदा हासिल करना चाहते हैं और इतने सालों से संविधान बना है मगर इसकी बहस मुबाहिसा कभी ऐसा नहीं हुआ। और ना जो
बीजेपी शासित राज्य हैं, बरसरे इख्तदार बीजेपी की पार्टियां हैं, जहां जहां सूबों में, उन सूबों में भी यकसा सिविल कोड की कभी बात नहीं हुई। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब जो है वो काफी सालों से वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और क़यादत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और बीजेपी के बड़े लीडर हैं। इसी तरीके से राजस्थान में भी पे दर पे हर 5 साल के बाद में बीजेपी की गवर्नमेंटें आई, मगर कभी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, तो इस वजह से ये बहस छिड़ी है, मगर इससे कोई फायदा नहीं है। और फायदा कैसे होगा? लॉ कमीशन ने जो ऐलान किया है और जो सुझाव मांगे हैं, क्या ये गवर्नमेंट से मुतासिर है? उत्तराखंड सरकार का जो मौलाना साहब यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, संजय के चड्ढा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये किसी तरह से सियासत से प्रेरित नजर आता है, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है? देखिए, बहुत ही पॉलिटिकल बात है, लेकिन मैं जवाब दूंगा इसका। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लॉ कमीशन ने कोई पहली दफा नहीं किया है, और इसको पहले भी 2-3 दफा उन्होंने इस पे अपनी राय की है कि क्या किया जाना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक याद पड़ता है कि लॉ कमीशन ने ये भी कहा है कि इस वक्त टाइम मुफीद नहीं है, टाइम सही नहीं है यूसीसी के लिए। ये मेरे ख्याल 2016 की बात है। तो ऐसी बात नहीं है। लॉ कमीशन टाइम एंड अगेन 2018 की बात है, माफ कीजिएगा। तो टाइम एंड अगेन लॉ कमीशन इस विषय पे बातचीत करती रहती है। अब जहां तक सवाल है पॉलिटिकल रंग होने का, बिल्कुल इसका इस्तेमाल तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे के लिए तमाम ले ही रही हैं, और मैं इसके लिए खास तौर से ये भी कहना चाहूंगा, ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बाकी कांग्रेस भी इसकी अपने आप में एडवांटेज लेना चाहती है। वो एक पक्ष को इससे अट्रैक्ट करना चाहती, बीजेपी अपने तरीके से अट्रैक्ट करना चाहती है। लेकिन अगर कानूनी तौर पे हम समझें तो सिविल कोड से सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही इफेक्टेड होती हैं, कोई ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं है कोई, क्योंकि बाकी सब चीजों में तो सिविल कोड सेम ही है हमारा, सारे लोग सीपीसी से ही गवर्न होते हैं। ठीक है। और डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि बताया जा रहा है कि 3 चीजें ही यहाँ चेंज होगी, चाहे वो बात शादी की हो, एडॉप्शन की हो, जायदाद की हो, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। बाकी जो सिविल केसेस है उसमें जो एक कानून है वो सबके लिए एक बराबर और वैसे ही चल भी रहा है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हवा क्यों बनाया जा रहा है? क्या किसी की मजहबी आजादी इससे छीनने जा रही है? कांग्रेस इसको पोलराइजेशन की सियासत किस बेस पर कह रही है? जैसे मेरे पैनल में कहा किसी ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनिंग है जिससे लाया जा रहा है वापस। वैसे तो देश के अंदर सबको शिक्षा बराबर मिलना चाहिए, सबको सही से रहने का मिलना चाहिए, सबको सही से खाना मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी लिखी हुई है संविधान के अंदर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लाते लाते बहुत ही तकलीफ हो रही है, तो उस पे कहीं काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पे निकुल के पटेल साहब, ये लॉ तो बने हुए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सेफ्टी का भी लॉ बना हुआ है, फिर आपको क्यों नजर नहीं आता? वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब ऑलरेडी अंदर है, पर उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर हम देखें तो हर एक रीजन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई कानून बनता है जिससे ये सब सही हो, तो आने वाले दिनों में कोई किसी से भी मैरिज कर सकता है, कोई किसी के भी एडॉप्शन हो सकता है, तो ये सब मुद्दे जो है वो फिर नहीं होंगे। लेकिन ये हवा देने की बात है, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप क्या क्या इस एम्बिट में लाना चाहते हैं वो पहले बताएं। जैसे मैंने कहा, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और ये मेरे जहन में भी था। क्या सरकार खुद क्लियर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीजें शामिल करने जा रही है? और जिस शादी ब्याह की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी से मेरा सवाल है, आप एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, जायदाद की बात कर रहे हैं, वसीयत की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आप समझा पाए, आवाम को समझा पाए? यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या और कैसे ये वर्क करेगा? कोई एक खाका? महेश वर्मा जी। निश्चित रूप से लॉ कमीशन इसी के लिए होता है, जो ये तय करता है, जो लोगों से, जो इसके स्कॉलर्स हैं, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, उन लोगों से बुलाता है, उनसे पूछता है कि देखिए हमने इसके ऊपर ये चीजें करी, ये हमारा रिसर्च है। इसी के लिए लोगों से राय मांगी जाती है कि आप बताएं कि इसके ऊपर क्या कहना है आपका।
सवाल यह है कि अगर उस चीज को कहीं नकारा जा रहा है, उसको अभी लेकर हो हल्ला हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, और मैं अभी 9 जनवरी 2023 का एक जजमेंट आपको बता रहा हूं, जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान, और जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच के ये फैसले हैं, और उसमें कहा गया कि समान नागरिक संहिता जो है इसकी अनिवार्यता को समझी जाए। तो अगर वो, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कोई राजनीतिक लाभ होना है क्या? और दूसरी बात कि मुझे ये बता दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या उस तरह से प्रचारित नहीं किया जा रहा है जैसे सीए को देश में प्रचारित किया गया, मुसलमानों को भड़काया गया सीए को लेकर? कितने मुसलमान इस सीए की वजह से इस देश से बेदखल हुए? आज यूसीसी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को अपनाने का मतलब है कि आप सारे लोग हिंदू हो जाएंगे। क्या मतलब बनता है? शादी का अधिकार किसी बेटी को मिले, तलाक का अधिकार किसी बेटी को मिले, उत्तराधारी सक्सेशन का उसको कहीं मिले किसी बेटी को। कोई बेटी जब अपने सौवर उसका तलाक देता है तो वो उसको ना अपने पिता के जायदाद में उसको हिस्सा मिलता है, ना अपने सौवर के जायदाद में उसको कोई अधिकार रहा, अख्तियार रहा, वो कहाँ जाएगी? तो सवाल यह है कि इस तरह से अगर आप शरीयत को ऐसा ही आपको करना है, अपने ऊपर थोपना है, तो शरीयत को पूरी तरह से थोपिए ना। कहिए कि भाई चोरी करेगा उसका हाथ काट देंगे। लेकिन मौलाना साहब, शायद आप थोड़ा देर से जुड़े थे महेश वर्मा जी। मौलाना साहब की फिक्र ये है कि ये जो वक्त मांगा गया है सर्वे के लिए, जो सुझाव मांगे गए हैं, इसका कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि उसमें आप किस तरीके के सुझाव मांग रहे हैं। अगर ये क्लियर हो जाए और इसकी मियाद जो 1 महीने की रखी गई है इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो सोचने समझने में वक्त होगा अपने सुझाव देने में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, आऊंगी तो आपसे रिएक्शन लूंगी। बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ा रहे महेश वर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने। ब्रेक पे जाने से पहले मेरा सवाल उन्हीं से था, रिएक्शन चाहूंगी सर उस पर। एक चीज और मैं बताऊं शबनम जी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात जो उत्तराखंड और गुजरात में जो है यूसीसी कानून को जो प्रस्तावित है वहां लागू करने के लिए, उसके ऊपर भी उसने, जब वो लोग जिन्होंने इसके विरोध में याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ संविधान की आर्टिकल की उस धारा का व्याख्या करते हुए और स्पष्टता से उनकी मांग को ठुकरा दिया कि नहीं, ऐसे किसी राज्य को रोका नहीं जा सकता है। तो सवाल यह है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाई दे रहा है कि ऐसे कानून को लाने से देश को फायदा है, देशवासियों को फायदा है, भारतीयों को फायदा है, एक देश में कानून जो है एक सा होगा, और उन मजलूमों को फायदा है जो इसके आड़ में, शरीयत के आड़ में, जिनको दिन रात जो है हर तरह से वंचित, आज 75 साल क्या समझ लीजिए अंग्रेजों के ये लाया हुआ ये व्यवस्था जो एक मतलब हिंदू मुसलमान फूट डाल करके जिस कानून को ये मतलब लागू किया गया, इस देश में थोपा गया, उसको जो है आज हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ जो है किसी तरह से ये मुसलमानों के हक में नहीं। अरे भाई, आप मुसलमान होके सोचते हो? आप ये सोचो कि आप इस देश में रहते हो और इस देश में जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके ऊपर लागू होती है और सिविल प्रोसीडिंग में आप कहते हो कि नहीं हम तो अपना शरीयत चलाएंगे। तो आप दोनों में चला लो ना वही। और सवाल है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी आपसे राजी नहीं है, तो आप किसको मानते हो? इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कोई मानेगा नहीं मानेगा? संविधान को मानेगा या नहीं मानेगा? कानून को मानेगा या नहीं मानेगा? या इसके ऊपर सिर्फ जो है ठीक है, देश में दुष्प्रचार किया जाएगा? मेरा लॉ कमीशन की तरफ से जो ये सुझाव मांगे गए हैं उसमें कुछ तब्दीली को लेकर सवाल था कि क्या इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है, क्या कोई एक खाका जो सुझाव मांगे गए उसमें ऐड किया जा सकता है, कि क्या क्या चीजें शामिल करने जा रही हैं सिविल कोड अगर आता है उसमें, और उस पर लोगों की क्या राय है, जो मौलाना साहब ने यहाँ पर अपनी फिक्र जाहिर की थी। एक छोटी सी शबनम जी, एक मौलाना जी के बात को मैं और थोड़ा सा ये कर दूं, पुख्ता कर दूं। जो 1 महीने की बात है, लॉ कमीशन कभी भी इस तरह का कोई बंदिश नहीं होती है। जब स्टेक होल्डर जाते हैं और कहते हैं कि कुछ और तथ्य आपके सामने हम लाके रखेंगे, तो लॉ कमीशन उसमें समय देता है। चलिए, ये एक गुंजाइश बची हुई है, ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में, अगर इसके लिए अगर आप जाते हैं लॉ कमीशन के सामने। दुष्प्रचार करना लॉ कमीशन को लेकर, ठीक है। आप संजय के चड्ढा साहब, आपका रिएक्शन सर। देखिए, कई सारी बातें हैं, मैं 2-3 समराइज करके कहने का कोशिश करूंगा। लॉ कमीशन कोई लॉ नहीं बना रहा, आप ये समझिए। लॉ कमीशन तो एक ओपिनियन बना के गवर्नमेंट को देगा, पहली चीज। नंबर दूसरा, जो आपने बात उठाई कि ब्लूप्रिंट, अरे भाई ब्लूप्रिंट नहीं है कोई भी, अभी खाका कोई भी तैयार नहीं है।
ये बहुत अहम बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाए, और उसका काम लॉ कमीशन का नहीं है, उसका काम सरकार का है। सरकार बनाएगी, एक मजमून बनाएगी कि ये है साहब, उसके बाद तमाम जो उसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए, राइट वे ऑफ मेकिंग लॉ इज दिस ओनली। और उसके बाद जो तमाम पक्षकार हैं जो अपने आप को इस फील्ड में सोचते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू, आप ये समझिए हिंदू के भी सारे लॉ चले जाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, सब चला जाएगा, वो पुराने एक्ट सब खत्म हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि इस नए कोड के आने के बाद इवन व्यवस्था हिंदूज के लिए भी चेंज होगी। तो बहुत ये एक जिसे कहना चाहिए बड़ी ध्यान पूर्वक इस चीज को बनाने की आवश्यकता है, और ये कोई छोटा एफर्ट नहीं है, बहुत बड़ा एफर्ट है। सरकार को ये एफर्ट करना पड़ेगा और कर रही है सरकार, मेरे को ऐसा संजय के चड्ढा साहब, एक सवाल इसी से मेरा जुड़ा हुआ है। लॉ कमीशन क्या सिर्फ एक सर्वे के तौर पर इसे देखेगा कि कितने नंबर्स जो हैं इसके हक में हैं और कितने नंबर्स जो हैं इसके अगेंस्ट में हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं तो क्या लॉ कमीशन का काम सिर्फ इतना है, जैसे कि आपने बताया कि सरकार तय करेगी कि उसका खाका कैसा होगा? शबनम जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नंबर का कोई इसमें वो नहीं है। ये तो एक कि अगर मेरी राय ये है, मैं कोई पॉजिटिव चीजें जितनी हैं उनको वो स्वीकार करेंगे। कभी भी एक लॉ बनता है तो उसमें आप हर एक आम आदमी को ये अख्तियार है, राइट है कि क्योंकि वो गोइंग टू इफेक्ट द पीपल है, इसलिए वो जाके वहां पे अपनी राय मशवरा दे सकते हैं कि साहब इसमें ये आप करें, तब ये ज्यादा फायदेमंद होगा। या कैसे, अगर हमें जैसे कि अब एक्सेप्शंस क्रिएट होंगी, आप ये समझ लीजिए कि कैसे एक अडॉप्शन का अगर किसी भी तरीके से कोई कानून बनता है और उस कानून का प्रारूप, मैं एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूं, वो कानून कोई चीज है जो खास तौर से वो इस्लाम के विरोध में है, इन द सेंस कि कुरान में कोई चीज है उसको वो उसके विरोध में है, तब उसको कैसे करेंगे? उसका उपाय है भाई, उसका उपाय है। उसका उपाय ये है कि उसकी एक एक्सेप्शन क्रिएट की जाएगी, तो ऐसे ही बना जा सकता है। ठीक है सर। डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, हालांकि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, लेकिन उसे नाम दिया जाता है यूसीसी का। गोवा में जो कोड लागू है उसे आप कैसे देख रहे हो, उस कानून को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या गोवा में जो कानून लागू है उसे एक नजीर के तौर पर लिया जा सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे लिया जा सकता है क्या? वही हम लोग कांग्रेस के तरफ से यही सरकार को समझाना चाहते हैं कि आप एक कानून के तहत सबको लाना चाहते हैं, तो एक हमारे पास कोई एग्जाम्पल है तो उसमें कितना तकलीफ है। और दूसरी बात, जैसे ब्लूप्रिंट, मेरे पैनल में एक सभ्य ने सही में कहा कि सरकार कोई मुसद्दा लेके आ रही है तो क्या क्या, मैंने वो मेरी अगली स्पीच में ही बोला कि सिख लोगों का 1909 का मैरिज एक्ट चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 चल रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1957 चल रहा है, एडॉप्शन एक्ट जो है वो अलग चल रहा है। उसके बाद आपका ऑडियो ब्रेक हो गया है सर, कोशिश करूंगी आपके पास आने की। हेलो, जी बोलिए सर, आ रहा है ऑडियो आपका, आ रहा है, बोलिए। बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो सरकार को एक लॉ कमीशन की ओर से एक पोर्टल पे या एक मुसद्दा तैयार होना चाहिए कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएंगे तो इतने सारे जो एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो सरकार के पास ही है, तो बोलना चाहिए कि इसमें मॉडिफिकेशन आएगा। यानी ये जो ऐसा नहीं है, देखो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, हम लोग पूरे देश में दलित हो आदिवासी हो सबके लिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अगर हम दलितों और आदिवासी की बात करें, उनका एक रिलीजियस जो कल्चर है उसमें अलग लॉज लगते हैं, अगर हम सिख की बात करेंगे उसमें अलग लगते हैं, तो सभी चीजों को एम्बिट में लाने के लिए कुछ प्रावधान नहीं। तो मैंने बोला ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ सुझाव मंगाए गए, कोई डिस्कशन नहीं हुआ और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और आने वाले दिन में ये इम्प्लीमेंटेशन पे जाएगा तो जो तकलीफें हिंदू मुस्लिम को नहीं होगी, पूरे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं उनको सबको होगी। यानी हमारा विपक्ष की ओर से यही प्रस्ताव है कि हम बोल रहे कि आप बताओ आप क्या करने वाले हो। यही सबसे तकलीफ भारतीय जनता पार्टी है कि वो बोलते नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन बीजेपी की तरफ से क्रिएट की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोर मचाया जा रहा है और इसे अपना एजेंडा बीजेपी बता रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल क्या क्या है ये शायद बीजेपी को भी नहीं मालूम है। महेश वर्मा जी।
नहीं, मैंने तो बता ही दिया, लेकिन जो ये अभी लॉ कमीशन की बात जो, और मैं स्पष्टता के साथ आपको बता दूं कि लॉ कमीशन जब कोई चीज इनिशिएटिव लेता है, देखिए कानून बनाने के दो पहलू होते हैं, एक कानून एक्ट अमेंडमेंट होता है, एक कानून बनाया जाता है। लॉ कमीशन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने जो है निकाह को जो है वो लीगल मानने से इनकार कर दिया। अब एक पासपोर्ट होगा, उसमें शबनम जी होगी, उनके स्पाउस का नाम क्या होगा? अगर आप निकाह के तहत हैं, वो कहता है कि भाई निकाह रजिस्ट्रेशन में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है कहीं जजमेंट और ऑर्डर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहीं ये जरूरी है कि अगर कोई निकाह हुआ है, उस निकाह का अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसका कहीं आप मैरिज एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उससे आपको एक उसकी वैलिडिटी बढ़ती है, और जो कोर्ट कचहरी की जो बात है जो सामने आ रही है, उसको कहीं हम दरकिनार कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार 2003 में जॉर्ज बलमक जो है उनकी जजमेंट, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 44 के पार्ट 4 को ऑपरेटिव क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर क्या दिक्कत है? तो 2003 में कोई यूसीसी का जो है वो कोई ऐसा तमाशा थोड़ी है, हम थोड़ी गए थे। जो लोग गए थे उनसे पूछिए। केरल हाई कोर्ट ने जहां स्पष्टता के साथ ये बात कही कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप इसको अगर सिर्फ विरोध करने का सिर्फ अगर आप आधार ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी भी सरकार अगर कोई और सरकार इस काम को कर रही होती तो वो सब तरह से मंजूर था, या इसमें इनको किसी और सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी नहीं की, या ये कहें कि सुगबुगाहट भी होती हुई नजर नहीं आए। मेरा सवाल मौलाना साहब से, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इतना मादा रखती है इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या इस्लाम के अंदर दखल आ जाएगा? इस्लाम के अंदर ये बिल जो है दखल देगा? क्या इस तरह की गुंजाइश मुस्लिम समाज को डरा रही है? इस तरह के आसार आपको नजर आ रहे हैं? गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा एक सिमिलर कानून चल रहा है। मैं फिर कहूंगी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है गोवा के अंदर, लेकिन उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है क्या, खासकर मुस्लिम तबके को? मोहतरमा, मैं आपके माध्यम से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे मालूम करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यकसा सिविल कोड का मुसवदा उन्होंने पढ़ा है या देखा है या उनकी नज़रों से गुजरा है? एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि विरोध मुसलमान करेंगे या कर रहे हैं, तो अभी तो किसी ने उसका मुसवदा देखा भी नहीं, खाका पढ़ा भी नहीं, लॉ कमीशन ने जारी भी नहीं किया, तो उसके विरोध का और हिमायत करने का मतलब ही नहीं होता है। मैं यहाँ पर यह जितने लोग भी चैनल पे बैठे हुए हैं, डिबेट में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी मुसवदा ना देखा है और ना पढ़ा है, और मैं भी गहरी नजर रखता हूँ, मेरी भी नजर से नहीं गुजरा। अब जब किसी की नजर से नहीं गुजरा, मैंने भी नहीं देखा, तो मैं क्या मशवरा दूंगा, क्या राय दूंगा? अब बात आ गई इस्लाम पे। इस्लाम पर कोई हर्फ नहीं आएगा, इस्लाम जैसे है वैसे ही रहेगा और ऐसे ही इस्लाम बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। इस्लाम पर कोई हर्फ नहीं आने वाला। अब तीसरी बात यह है कि फॉरेन कंट्री की बात की जाती है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ का सरकारी मजहब इस्लाम है, इसलिए वहाँ की बात हिंदुस्तान पे लागू नहीं हो सकती। हिंदुस्तान का सरकारी मजहब कोई मजहब नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर तमाम मजहब के मानने वालों का संविधान ने ख्याल रखा है, और इस हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है, ना हिंदू मजहब है, ना मुसलमान मजहब है, ना बुद्धिस्ट है, ना जैनी है, ना सिख है, कोई भी मजहब नहीं है हमारे हिंदुस्तान का। इसलिए इसका मुकाबला बाहर मुस्लिम कंट्रीज से किया नहीं जा सकता। वहां पर जो है, वहां पर अगर देखेंगे तो उनका मजहब आपको सरकारी मजहब इस्लाम मिलेगा, 2 कंट्रियों को छोड़ के बाकी सबका मजहब इस्लाम मिलेगा, इसलिए इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। बहरहाल अगर किसी ने खाका अगर देखा है और पढ़ा है तो हमें बताए, हमें समझाए। मैं पूरी कौम को मैं बताऊंगा कि यकसा सिविल कोड से कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सब लोग कबूल करिए, मंजूर करिए और मान लीजिए। ठीक है संजय के चड्डा साहब, जो बात मौलाना साहब करें, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कि, और मैं पहले तो इत्तेफाक कितना रखता हूं, मेरे ख्याल से काफी 100% रखता हूं, जिस तरीके से उन्होंने खुले तरीके से कहा
कि ये एक मसौदा ब्लूप्रिंट तैयार जब तक नहीं होगा तब तक कोई कैसे अपनी राय मशवरा दे देगा। तो सही बात है, लेकिन मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, लॉ कमीशन ने किसी मसौदे पे राय नहीं मांगी है। लॉ कमीशन ने आपकी अपनी राय मांगी है कि कैसा होना चाहिए, क्या आपके चेंजेस, क्या आप उनमें सजेशन देना चाहते हैं। जहां तक बात है, जब एक कानून बनता है उसका एक अपना प्रोसेस है, पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी होती है, वहां पे उस मसौदे को रखा जाता है। इंडिविजुअल बिल्स भी आए हैं, आपको याद होगा एक आई थिंक 2019 में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक प्राइवेट बिल भी रखा था पार्लियामेंट में। तो ऐसी बात नहीं है, उस तरीके का एक मसौदा उनका हो सकता है, लेकिन राजस्थान से मिनिस्टर थे, सरकारी मसौदा अभी तक नहीं है। सरकार की तरफ से कोई ब्लूप्रिंट या कोई मसौदा हमारी नॉलेज में नहीं है। तो जब वो मसौदा आ जाएगा उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जितने भी फराकीन हैं उनको बिठाया जाए और उनसे एक एक विषय पे, एक एक धारा पे, एक एक सेक्शन पे बातचीत की जाएगी, तो ये बड़े आसानी से हो सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात दी गई है उसको हम अमली जामा पहना सकते हैं और ये डूएबल है, ऐसा मेरा मानना है। निकुल के पटेल साहब, बहुत साफ अल्फाज में संजय केजटा साहब ने बताने की कोशिश की कि लॉ कमीशन ने आखिर मांगा क्या है। आपके सुझाव मांगे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होना चाहिए, शायद वहीं से कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए। लोगों की आम सहमति किस पर नजर आती है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है तो उसको एक लाइन भी लिखना चाहिए कि भाई ये लॉ आने से इतने एक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएंगे। तो वो एक्ट अगर लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि कौन से एक्ट की सरकार बातें करने जा रही है। हमारा मांग ही यही है कि अगर आप ये ला रहे हैं तो उससे पिछले जो कानून है वो कौन से रद्द हो जाएंगे, वो कहीं पे नहीं लिखा है। बस यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया है कि एडॉप्शन, मैरिज सभी यूनिफॉर्म तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन आज भी अगर हम देश में देखें तो जब आम जनता की बात आती है नीचे तक, तो एग्जिस्टिंग लॉज में भी हम कितना तकलीफ देखते हैं। तो मैं भी एक सुझाव लिख दूंगा, सबसे पहले अगर लॉ कमीशन को कुछ करना है तो देश के एग्जिस्टिंग सभी कानूनों को लिख के बोलना चाहिए कि अगर ये लॉ इंप्लीमेंट होगा तो इतने कायदे रद्द होंगे। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ। महेश वर्मा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर इस सच को कहीं स्वीकार किया जा रहा है कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई मसौदा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर ये प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार किस बात का है? एक बात। दूसरी बात कि देखिए बहुत स्पष्टता के साथ एक बात मैं कह दूं, अभी हाल में ही मैं, कुछ दिनों की बात है, देवबंद से मदनी जी का कहना था कि यूसीसी को मानने में या स्वीकार करने में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि कम से कम जब वो कानून बनाया जाए तो उनकी राय ली जाए, उनसे भी पूछा जाए कि क्या जरूरत है। आज वही काम सरकार कर रही है, और जब सरकार ये काम कर रही है तो फिर सरकार को ऊपर सवाल उठाना और उंगली दिखाना कि तुम्हारी खैर नहीं है, ये कितना सही है और कितना गलत है, ये आपके दर्शक तय करें। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, इसी पर आए आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, मेरा सवाल आपसे है। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं, समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि मुल्क में बराबरी यूसीसी से नहीं सभी मजहब से मेल मिलाप से होगा। यही तो कोशिश शायद यूसीसी के जरिए करने की कोशिश की जा रही है कि सबका मालिक भले ही अलग अलग हो लेकिन कानून सबके लिए एक हो, यानी कि जो शादी, इसके साथ ही जायदाद और अडॉप्शन यानी कि गोद लेने का जो अधिकार है वो सबके लिए एक जैसे हो। इसमें किसी मजहब के ऊपर वार है या किसी की आजादी छीनने का कहीं कोई आपको गुंजाइश नजर आती है क्या? नहीं, मैं आगे भी बोल रहा था कि देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं, उसमें कहा गया है कि देश में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, देश में सबको खाना मिलना चाहिए, देश में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, लेकिन वो सब बातों पे कोई फोकस नहीं हो रहा है। और जिस तरह हमने देखे देश के अंदर राजनीति हो रही है, भाइयों और सबके बीच में खाई बढ़ रही है, यानी एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है देश के अंदर के हम लोग जो है वो ऐसे काम करते हैं। अगर लाना है, आपको सही में कानून लाना है तो आप एक मुसद्दा तैयार करिए ना, जही तो राइट प्रोसेस है। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एग्जांपल इसीलिए कोट किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक डॉक्यूमेंट है, बस खत्म, इंप्लीमेंट कैसे करना है। आज भी 23 हो गया है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं उसको किसी को पता नहीं है। बस एक 4 लाइन लिख देने से कानून नहीं बनने वाला है।
तो इसी पे लोग जो है वो चिंतित है। देश में एक अराजकता ऑलरेडी है और इससे और अराजकता बढ़ रही है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको क्लैरिफाई करे। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर सरकार कानून लाना चाहती है तो कौन से कानून रद्द होंगे जो मैरिज से रिलेटेड है, जो बड़े बड़े कानून विद इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे, परिभाषा नहीं दे पा रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका क्या होगा या सरकार क्या कर सकती है। इसलिए सरकार भी बहुत खुलकर एक बड़ा जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए वो सरकार के पास नजर नहीं आता, क्योंकि कानून के अंदर ही बहुत ज्यादा दाव पेच नजर आते हैं। जहां आर्टिकल 44 रियासतों को यह हुक्म देता है कि आप यूसीसी नाफिज कीजिए, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 25 ये कहता था मर्जी से मजहब मानने का हक है, आपके जो हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये कानूनी दाव पेच है। मौलाना साहब, बहुत उलझा हुआ नजर आता है ये मामला। संविधान बहुत लचीला है, इस वजह से ऐसा है, या फिर इसे उलझा हुआ बनाने की कोशिश हो रही है? संविधान की जो इबारत है उस इबारत में ही बहुत सारा उलझाव है और बहुत सारी गुंजाइशें पैदा हुई, इस वजह से ये हालात हुए हैं। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस गुंजाइश का या इस उलझाव का फायदा हासिल कर ले वो एक अलग बात है, और मुद्दा बना दे वो एक अलग बात है। मगर सबसे पहले बात ये है कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, ये अभी पूरी आवाम जो है वो समझ से बाहर है। अगर मैं अपनी राय दूंगा और अपने हिसाब से राय देने पहुंचूंगा तो मैं पूरा इस्लामी कानून की पूरी 500 पेज की किताब लिख के लेके जाऊंगा कि फला कानून में इस्लाम ये कहता है, फला कानून में इस्लाम ये कहता है, इसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो मेरी 500 की किताब इस्लामिक कानून। लेकिन मौलाना साहब, सिर्फ शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे पर ये कानून होगा? वो सब लोग लिख करके मौलाना साहब, तमाम मज़ाहिब जो आप 500 पेज की बुक की आप बात कर रहे हैं, इसमें 3 चीजों पर फोकस है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके ऊपर बात की जा रही है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे पर बराबर कानून, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। तो क्या वाकई में इतनी कंफ्यूजन की जरूरत है? अभी तो कोई वाज़ेह नहीं है, कोई खाका पेश नहीं किया, मुसव्वदा पेश नहीं है, कोई मजमून नहीं है, कुछ नहीं है। तो कैसे आप कह सकती हैं कि इसमें ये इन चीजों पर बहस की गई है या इन टॉपिक पर जो है वो कानून बनाया जाएगा, वो रास्ते बनाए जाएंगे? अभी तो कुछ भी स्पष्ट नहीं, खाली बहस है और सिर्फ 2 लाइन का लॉ कमीशन का मशवरा है, सबको एडवाइस मांगी है, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर हो तो मुझे बताइए, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं अपनी नॉलेज में इजाफा कर लूंगा। ठीक है महेश वर्मा जी, ये गफलत, ये कंफ्यूजन इसी वजह से है। नहीं, उस गफलत और कंफ्यूजन में हम कहाँ हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो संविधान कह रहा है उसको कहीं ना कहीं आप उसको देखिए, समझिए, उसमें जो बेस्ट आप कर सकते हैं करके दीजिए। ये समय है, आप इस देश के वासी हैं। आप जब हम कोई ऐसी चीज कर रहे हैं और हम आपको बुला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, इन सब चीजों पे राय सिर्फ इनसे ही नहीं ली जाएगी, और जो फरीक हैं और भी जो स्टेक होल्डर हैं, जैसे संजय के चड्ढा जी ने कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस देश में लागू करने जा रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों से क्यों पूछा जाएगा? हिंदुओं से भी पूछा जाएगा, ईसाइयों से भी पूछा जाएगा, जैनों से भी पूछा जाएगा, ये सबसे पूछा जाएगा, तब जाके ये कानून तैयार होगा। तो अगर उससे पहले आप इन सारी चीजों को नकार देंगे, आप इन चीजों को कि भाई नहीं ये मोदी सरकार है और ये मुसलमानों के खिलाफ है, और उसका डर दिखा के, उसका भय दिखा के और एक दुष्प्रचार शुरू होगा इस देश में, हाँ। तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? लेकिन 2016 में खुद लॉ कमीशन ने इसे नकारा था। 2016 में जो लॉ कमीशन ने नकारा था, उसी के बिहाफ पर इस बात को कहा जाता है कि लॉ कमीशन, ना हमने इस बात को कहा है, हमने इस बात को नहीं कहा कि मोदी जी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, ना हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो हमारे मोदी जी का तो तस्वुर और उनका फलसफा बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा है। तो आप जो है इल्जाम मत लगाइए कि हम जो है आपको शबनम जी बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक नंबरदार कौन है? सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो है अगर किसी को नसीब हुआ तो इस देश के उसी बात को आगे बढ़ा रहे मौलाना साहब भी, महेश वर्मा जी, के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुखालिफत वो नहीं करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड 2016 में लॉ कमीशन ने आज पैनल पे जो बोल रहे हैं कांग्रेस के
जो हमारे मित्र बोल रहे हैं ये उनको नसीहत दे। ठीक है सर, बहुत वक्त नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगी बयान आपका। लेकिन 2016 में लॉ कमीशन ने खुद इसे माना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के लिए फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अब वही लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है तमाम मजहब के लोगों से। इसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी उसने अपनी जो साइट से उसे ओपन किया है और उसमें अपनी राय रखने के लिए कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम, आदाब।